मिथबस्टर्स के ब्रांड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और एज यूजुअल इतने सालों से जैसे हम लोग मिथ्स डिस्कस करते आ रहे थे, आज भी वही करेंगे पर काफी टाइम बाद। अब देखो, हर मिथ को ना सही या गलत प्रूव नहीं किया जा सकता, हर मिथ बस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कुछ मिथ्स के लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो तब मिलेगी जब वो पर्टिकुलर कंटेंट रिलीज होगा। एनीवे, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपने मिथ सबमिट कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट दे आर इंटरेस्टिंग। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। You remind me of him. Angry, drunk. मत नंबर 1, X-23 को वॉइड में इसलिए भेजा गया था क्योंकि लोगन की डेथ के बाद टीवीए को उसकी टाइमलाइन बेकार लगने लगी थी। अब देखो, ये मत लॉजिकल लगता है, लोगन मूवी के एंड में वुल्वरीन मर भी जाता है और डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें X-23 सीधा वॉइड में दिखती है। तो काफी लोगों ने अज्यूम कर लिया कि लोगन के मरने के बाद टीवीए ने सोचा होगा कि अब इस टाइमलाइन की क्या ही जरूरत है, इसलिए उन्होंने लॉरा को प्रून करके वॉइड में भेज दिया। लेकिन ये थ्योरी मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। सबसे पहली बात, टीवीए किसी भी इंसान को इसलिए प्रून नहीं करती क्योंकि उसकी स्टोरी खत्म हो गई। टीवीए का काम होता है डेंजरस टाइमलाइंस या ब्रांचेस या मल्टीवर्स के लिए थ्रेट बनने वाले इवेंट्स को हैंडल करना। किसी हीरो की डेथ ऑटोमेटिकली उस टाइमलाइन को यूजलेस नहीं बना देती। और अगर लोगन की डेथ ही रीजन होती तो फिर उस टाइमलाइन के और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को प्रून होना चाहिए था, सिर्फ लॉरा ही वॉइड में क्यों पहुंची। अब मूवी कभी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती कि उसे स्पेसिफिकली लोगन की डेथ की वजह से उठाया गया था या नहीं। मुझे लगता है कि लॉरा किसी मल्टीवर्सल इवेंट या टीवी ऑपरेशन के दौरान वॉइड में पहुंची होगी। लेकिन अगर हम मूवी को याद करें तो उसमें डेडपूल और वुल्वरीन वॉइड में क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वो लोग मिस्टर पैराडॉक्स के अगेंस्ट थे। तो मिस्टर पैराडॉक्स ने डेडपूल के लिए ऑफर रखा था कि देखो, तुम्हारी टाइमलाइन तो बर्बाद हो रही है लेकिन तुमको हम 616 में भेज देंगे, क्योंकि जो टीवीए की जो हायर अथॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग डेडपूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि लोगन की डेथ की वजह से वो टाइमलाइन तो खत्म हो रही है लेकिन हम डेडपूल को मरने नहीं दे सकते। तो मे भी ऐसा ही कुछ X-23 के साथ में भी हुआ होगा। मिस्टर पैराडॉक्स ने उसको रिक्रूट किया होगा, उसको ऑफर दिया होगा और वो चली गई होगी मिस्टर पैराडॉक्स के अगेंस्ट और फाइनली वॉइड में। तो मेरी तरफ से तो ये मिथ बस्टेड है। लोगन की डेथ और X-23 का वॉइड में होना आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब जो मिथ नंबर 2 है वो प्रोजेक्ट हेल मैरी से रिलेटेड है, तो और उसमें मेजर स्पॉयलर्स भी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जो नीचे टाइम स्टैम्प आ रहा है ना, इस पे स्किप कर लेना। Collector should be here soon. Yeah, it's here. Amaze. मिथ नंबर 2, प्रोजेक्ट हेल मैरी में ग्रेस और रॉकी ने पूरे यूनिवर्स को बचा लिया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? तो एस्ट्रोफेज नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्स की एनर्जी खा रहा था। जितना ज्यादा एस्ट्रोफेज बढ़ता उतनी ही स्टार की ब्राइटनेस कम हो जाती और रिजल्ट क्या होता? प्लैनेट को कम हीट मिलती, फिर आइस एज आता और इवेंचुअली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाती। तो ग्रेस और रॉकी ने एग्जैक्टली क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने स्टार्स यानी कि सन और एरिड को टेम्परेरीली रिपेयर नहीं किया, उन्होंने कॉमीबा डिस्कवर किया। पता नहीं मैं कॉमीबा को सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर मेरे ख्याल से ऐसे ही बोलते हैं। तो कॉमीबा एस्ट्रोफेज को खा जाता है, यानी प्रेडेटर मिल गया। अब इकोसिस्टम बैलेंस हो सकता है। ग्रेस अर्थ के लिए कॉमीबा भेज देता है और रॉकी अपने प्लैनेट के लिए। दोनों सिविलाइजेशन अपने अपने स्टार से एस्ट्रोफेज को परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं अब। लेकिन सवाल यह आता है कि बाकी स्टार्स का क्या हुआ? यानी कि यूनिवर्स में और भी तो स्टार्स है, यही एक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी स्टार्स को बचाना ग्रेस का मिशन था ही नहीं कभी। यूनिवर्स में हजारों स्टार्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ग्रेस के पास ना तो टाइम था, ना फ्यूल था, ना टेक्नोलॉजी थी कि वो हर एक सोलर सिस्टम में जाकर कॉमीबा रिलीज कर सके। उसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि अर्थ को बचाना है और रॉकी का भी यही ऑब्जेक्टिव था कि उसको अपने प्लैनेट को बचाना है और मिशन सक्सेसफुल रहा। तो क्या फ्यूचर में बाकी के जो स्टार्स है यूनिवर्स में वो मर जाएंगे? पॉसिबली, लेकिन वो प्रोसेस इतना भी फास्ट नहीं है। लेकिन अब अर्थ और एरिड के पास में कॉमीबा का सैंपल है तो वो ये चीज भेज सकते हैं यूनिवर्स में। तो ये जो मिथ है कि इन दोनों ने पूरे यूनिवर्स को बचा लिया था, ये मिथ बस्टेड है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्लैनेट्स को बचाया था। I don't know. मिथ नंबर 3, टेम्पोरल लूम को मल्टीवर्स को जनरेट और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये मिथ लोकी के सीजन 2 के टाइम बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था। पूरी सीरीज में टीवी वाले एक ही चीज बोलते रहते थे, लूम को रिपेयर करो, लूम को एक्सपेंड करो ताकि ज्यादा ब्रांच टाइमलाइन सर्वाइव कर सके। तो नेचुरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेम्पोरल लूम एक तरह का मल्टीवर्स जनरेटर है जो ब्रांचेस को स्टेबल रखता है। लेकिन सीजन के एंड में पता चलता है कि असली गेम कुछ और ही था भाई। ही हू रिमेन्स रिवील करता है कि टेम्पोरल लूम एक्चुअली मल्टीवर्स को बचाने के लिए बना ही नहीं था कभी, वो एक फेल सेफ था। मतलब अगर सेक्रेट टाइमलाइन से बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकलने लगे और सिस्टम कंट्रोल से बाहर चला जाए तो लूम ओवरलोड होगा और सारी ब्रांच टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर देगा और सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन बचेगी जिसे ही हू रिमेन्स हमेशा कंट्रोल करता रहे। यानी जिस मशीन को हम पूरे सीजन जनरेटर समझ रहे थे वो असल में एक जायंट प्रूनिंग मशीन निकली।
और इसी वजह से लोकी एंड में लूम को रिपेयर ही नहीं करता, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद मल्टीवर्स को अपनी पावर से सस्टेन करता है। अगर लूम सच में मल्टीवर्स को जनरेट कर रहा होता तो उसे तोड़ते ही सारी रियलिटीज खत्म हो जाती, लेकिन उल्टा होता है। लोकी के लूम तोड़ते ही पहली बार ब्रांचेस बिना किसी आर्टिफिशियल लिमिट के एग्जिस्ट करना शुरू करती हैं। तो मेरी तरफ से ये मिथ बस्टेड है। टेम्पोरल लूम कभी भी मल्टीवर्स को जनरेट करने के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया था। वो ही हू रिमेन्स का एक तरीके से हिडन वेपन था जो जरूरत पड़ने पर सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा बाकी सारी टाइमलाइंस को इरेज कर सकता था। I think I just saw Frank Castle enter Bel Air Diner at 43rd and 10th. मिथ नंबर 4, डेयरडेविल बॉर्न अगेन में बुलजाई के पास अब एडमांटियम की स्पाइन है। ये मिथ काफी इंटरेस्टिंग और ऑनेस्टली इसके पीछे लॉजिक भी अच्छा है। डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में बुलजाई की स्पाइन बुरी तरह टूट जाती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उसकी सर्जरी कर रहे होते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक स्पेशल मेटल इम्प्लांट किया जाता है। तब से फैंस काफी साल तक मानते हैं कि ये कॉमिक्स वाला कॉग्मियम है, लेकिन अब सीन ना थोड़ा बदल चुका है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद एमसीयू में ऑफिशियली एडमांटियम इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो कुछ फैंस का मानना है कि मार्वल शायद से बड़ा ही सटली सीन को रिक्रिएट कर सकता है और फ्यूचर में रिवील कर सकता है कि बुलजाई की स्पाइन कॉग्मियम नहीं बल्कि एडमांटियम की बनी हुई है। अब देखो, सुनने में ये थ्योरी बड़ी मस्त लगती है, लेकिन इसका ना अभी कोई प्रूफ नहीं है कि ये कैनन है कि नहीं है। और जब नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल बना था उस वक्त एमसीयू में एडमांटियम का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। इवन डेयरडेविल खुद एमसीयू का पार्ट ही नहीं था उस समय। हाँ, फ्यूचर में चाहे तो मार्वल इजीली इस चीज को रिवील कर सकता है क्योंकि अब एमसीयू का पार्ट बन चुका है एडमांटियम। और बुलजाई क्या कमाल के एक्शन करता है, उसकी स्पाइन एकदम परफेक्ट हो चुकी है, इस चीज को भी लॉजिक दिया जा सकता है। तो फिलहाल तो ये मिथ मेरी तरफ से ना तो बस्टेड है और ना ही कंफर्म्ड है। मिथ नंबर 5, शैंग-ची के 10 रिंग्स जो सिग्नल भेज रहे थे, क्या वो मकलुआन्स को बुला रहे थे, यानी फिन फैंग फूम की स्पीशीज को। ये मिथ शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो वोंग, कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर तीनों रिंग्स को एनालाइज करते हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ पावरफुल वेपन्स ही नहीं है, ये कंटिन्यूअसली स्पेस में किसी को एक बीकन भी भेज रहे हैं। अब सवाल यह है, ये सिग्नल जा किसके पास रहा था? काफी लोगों ने उस टाइम बोला था कि ये कैंग की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उस वक्त एमसीयू का पूरा फोकस कैंग पर ही था और रिंग्स का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी थोड़ा उसकी टेक्नोलॉजी जैसा लग भी रहा था। लेकिन कॉमिक्स ना कुछ और ही कहानी बताती है। कॉमिक्स में 10 रिंग्स का कनेक्शन मकलुआन से है। ये एक हाईली एडवांस्ड एलियन ड्रैगन स्पीशीज है और इसी रेस का सबसे फेमस कैरेक्टर है फिन फैंग फूम। रिंग्स की एलियन ओरिजिन, उनका हजारों साल पुराना होना और उनकी मिस्टीरियस बीकन, ये सारी चीजें मकलुआन्स वाली थ्योरी को काफी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि शैंग-ची के जो डायरेक्टर है डेस्टिन डैनियल क्रेटन, उन्होंने इस मकलुआन्स जो स्पीशीज है ना, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी। उन्होंने जो पूरी माइथोलॉजी है वो पढ़ डाली थी। तो देखो, हो सकता है कि इसका कनेक्शन इस पर्टिकुलर स्पीशीज से हो, लेकिन वो तब था जब कैंग डायनेस्टी भी डेस्टिन डैनियल क्रेटन ही डायरेक्ट कर रहे थे। अब क्योंकि बात आ चुकी है एवेंजर्स डूम्सडे पे और अब मेन विलन कैंग नहीं बल्कि डूम होने वाला है, तो हो सकता है कि उसको डूम से कनेक्ट कर दिया जाए उन रिंग्स को, या फिर ये भी हो सकता है कि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में अब कभी बात नहीं करी जाएगी। लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये तो बताया जाएगा कि वो जो रिंग्स थी वो बीकन किसको सेंड कर रही थी। तो फिलहाल के लिए वर्डिक्ट ये है कि मैं इस मिथ को मोस्टली सच मान रहा हूँ। हो सकता है कि सही में कोई मकलुआन स्पीशीज एग्जिस्ट करती होगी एमसीयू में। एनीवे, आज के मिथबस्टर्स के एपिसोड में बस इतना ही था। जाने से पहले आपको बताता हूँ कि आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो मूवीज को डिस्कस करते हैं, पॉप कल्चर को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर ट्रेलर अपडेट्स भी आती रहती हैं, वहाँ पर मीम्स भी शेयर कर सकते हो आप। सो यस, यू कैन जॉइन दैट सर्वर, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।